और गाइस जैसा कि सुबह के 10 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट है हम लोग, और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एडवर्ब। देखो इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, मतलब इसमें अगर एरर्स की बात करी जाए तो कुछ भी पूछा जा सकता है एडवर्ब के अंदर में, ठीक है। एडजेक्टिव से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं एडजेक्टिव एडवर्ब में। तो आज की क्लास आपने अगर कंप्लीट पढ़ ली तो एडवर्ब से रिलेटेड आपको 99% जो एरर्स बनती हैं एग्जाम्स में वो आप कवर कर लोगे। साथ ही साथ कंजंक्शंस को भी आपको पढ़ना है क्योंकि इसमें कंजंक्शंस का काफ़ी यूज़ मिलेगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ टॉपिक्स जो हम लोग अदर्स भी हैं उनको भी हम लोग साथ ही साथ कवर करेंगे, ठीक है। सभी लोग अच्छे से हो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एडवर्ब से। देखो एडवर्ब का यूज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। एडवर्ब का हम लोग यूज कैसे करते हैं, मैंने बताया था एडजेक्टिव का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने में। एडवर्ब का यूज हम लोग करते हैं मेनली वर्ब की विशेषता बतलाने में, वर्ब को हम लोग क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं। बट एडवर्ब बहुत सारी अदर चीजों को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, प्रीपोजिशन को भी करता है, और कुछ केसेस में ये इवन नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं, इन केसेस में ये नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। जैसे कि ये 4 केसेस हैं, ओनली, इवन, एट लास्ट और ऑलमोस्ट, ठीक है। ओनली, इवन, एट लास्ट और ऑलमोस्ट, ये 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें एडवर्ब आपका नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। जैसे कि आपने सुना हुआ है ओनली आई नो, मुझे ही सिर्फ पता है, ठीक है। तो ओनली जो है एडवर्ब है और किसके लिए यूज हुआ है, एक सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, आई के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है। सिमिलरली जैसे आपने सुना इवन पप्पू कैन डांस वाला, ठीक है। तो इवन पप्पू कैन डांस, तो पप्पू के लिए भी बात हो रही है, तो पप्पू क्या है, सब्जेक्ट है, तो नाउन है। नाउन की जगह पर नाउन को भी क्वांटिफाई कौन कर रहा है, इवन, यानी कि एडवर्ब क्या है, नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है कुछ केसेस में, ठीक है। ये वो कुछ केसेस थे, इसके अलावा कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको भूल जाओ, नाउन प्रोनाउन को सिर्फ इतने केसेस के लिए लिमिटेड है, इसके आगे वो सभी जगहों पर कैसे यूज होगा, मेनली इन 3 वर्ब्स के लिए यूज होगा, ठीक है। एडवर्ब के बारे में ये एक खास बात है जो आपने सीखी, स्टार्ट हम लोगों ने इस तरह से किया। इसके बाद अब देखो एडवर्ब जनरली कैसे बनता है, एलवाई लगा करके। हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एलवाई लगा दो आप एडजेक्टिव में, एडवर्ब बन जाएगा। बट कुछ अलग जो केसेस हैं हम लोग सीधे से स्टार्ट उन्हीं से करेंगे, माइजर, निगर्ड, स्कॉलर और कावर्ड। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, अगर आप इसमें एलवाई लगाओगे ना तो क्या बन जाएगा, तब आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। आपका एडजेक्टिव आपको मिल जाएगा। माइजर में अगर आपने एलवाई लगा दिया तो जो माइजरली आपको मिलेगा ना, ये एडवर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव। माइजरली जो है वो एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से निगार्डली, स्कॉलरली, कावर्डली, ये सभी आपके क्या हैं, एडजेक्टिव है। सभी आपके क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। माइजरली, निगार्डली, स्कॉलरली, कावर्डली, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो अब देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ही इज अ माइजर। तो ही इज माइजर नहीं है, माइजर क्या होता है, ये आपके नाउन होते हैं, माइजर, निगर्ड, स्कॉलर, कावर्ड। तो ये सारे आपके अगर नाउन है तो नाउन से पहले आप क्या लगाते हो, आर्टिकल लगाते हो। तो ही इज अ माइजर, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में करेक्शन क्या होगा, ही इज अ माइजर। सेकंड सेंटेंस में करेक्शन क्या होना चाहिए, ही इज ए माइजर मैन। तो यहां पर मैन की विशेषता बतला रहा है। मैन क्या है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव यहां पर आएगा, तो इसका एडजेक्टिव क्या होता है, माइजर का एडजेक्टिव आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, माइजरली। तो ही इज अ माइजरली मैन हो जाएगा, ठीक है, माइजरली मैन होगा। यहां पर करेक्शन क्या होगा, ही इज अ माइजरली मैन। नेक्स्ट क्या है, ही बिहेव्स माइजरली। अब देखो यहां पर बिहेव है यानी कि वर्ब है, वर्ब को आप विशेषता बतला रहे हो, तो वर्ब की जब विशेषता बताओगे तो यहां पर क्या होना चाहिए था, एडवर्ब। तो इन सबका एडवर्ब कैसे बनता है वो भी सीखो। इन सबका एडवर्ब बनता है इन अ माइजरली मैनर। इनका जो भी आपने एडजेक्टिव बनाया है उसको यहां पर फिट करोगे, इन अ माइजरली मैनर, इन अ कॉवर्डली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर। तो यहां पर क्या होगा, ही बिहेव्स माइजरली ना होकर के क्या होगा, ही बिहेव्स इन अ माइजरली मैनर। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ये चीज आपको याद रखनी। ये भी एक्सेप्शन था कि एल वाई लग करके जनरली हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब बनाते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर एल वाई लगाओगे तो आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा, एडवर्ब नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट आ जाओगे। अब देखो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हार्ड है, लेट है और अलाउड है। इनका हार्ड जब हम लोग यूज करते हैं हार्ड, तो हार्ड अपने आप में क्या है,
एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इसी तरह से लेट जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इसी तरह से अलाउड जो है वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब हार्ड का जो यूज होता है ना, हार्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को आप जैसे कठिनाई से करते हो, ठीक है, तो ये जब बहुत कठिनाई होती है किसी काम को करने में तो वो होता है हार्ड वर्क, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एलवाई लगा दोगे तो इसकी मीनिंग जस्ट अपोजिट हो जाएगी। हार्डली मतलब शायद ही कभी, कोई काम हार्डली करता है मतलब बहुत कम करता है या बहुत मुश्किल से कभी कभार ही करता है। तो ये हार्ड से हार्डली अगर आप बनाओगे तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली लेट का मतलब क्या होता है, बहुत देर, और लेटली मतलब अभी अभी, तुरंत, ठीक है। तो ये इस तरह से इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह से अलाउड का बनता है लाउडली। देखो अलाउड का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो आप सुन सकते हो या सुनने की कैपेसिटी के अंदर है, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल बातें हैं वो इतना तेज बोलो कि आप सामने वाले आप मेरी बात को सुन पाओ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाएगा लाउडली, तो लाउडली मतलब क्या, बहुत तेज, सुनने की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा। अगर मैं अचानक से माइक पकड़ करके मुंह के अंदर लगा करके चिल्लाने लगूं तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाउडली हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाउडली मतलब कैपेसिटी के बाहर बहुत तेज जब कोई चिल्लाएगा। अलाउड मतलब कि थोड़ा सा नॉर्मल जब हम लोग बात करें इतनी तेज कि सुनाई पड़े, ठीक है। तो ये इनका कुछ यूजेज है। अब दिस इज ए हार्ड वर्क, तो ये कैसा है, करेक्ट है। और दे वर्क हार्डली, यहां पर भी ये सेंटेंस करेक्ट है। यहां पर हार्डली भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है, दोनों ही तरह से आप यूज कर सकते हो। जो आपको सेंस बनाना है वो आपको यूज करना है। दे वर्क हार्ड, वो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, या फिर दे वर्क हार्डली, दोनों तरह से आप इसको बना सकते हो। जिस भी मीनिंग के लिए आप वर्क करना चाहते हो उस मीनिंग के लिए आप वर्ड का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आएगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एडवर्ब में बनते हैं वो इनकी पोजीशंस को ही लेकर के बनते हैं, ठीक है। तो पोजीशंस के लिए क्या बनेगा, श्योरली। ये कब यूज होगा, देखो एक इसकी पोजीशन एडवर्ब की कुछ भी फिक्स नहीं है। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन है तो उसके पहले ही आएगा, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। एडवर्ब आपका कहीं पर भी यूज हो सकता है। वो जहां पर यूज होता है उस जो भी उसके नियरेस्ट होता है उसकी वो क्वालिफाई करने लगता है, उसकी वो विशेषता बताता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको सबसे स्टार्ट में यूज करता हूं, इसके बाद एक कॉमा लगा हुआ है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है इस पूरे सेंटेंस की ये विशेषता बताएगा। या फिर अगर आपको पूरे सेंटेंस के लिए ही कोई एडवर्ब यूज करना है तो आप हमेशा उसको स्टार्टिंग में यूज करोगे। जैसे श्योरली आई विल टेक केयर ऑफ यू, मतलब श्योरली वो क्या करेगा, टेक केयर करेगा, ठीक है। तो ये कब हुआ, स्टार्टिंग में कब आएगा, जब वो पूरे सेंटेंस की विशेषता बतलाना चाहता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा श्योरली। इसका नेक्स्ट क्या है, ही ऑलवेज कम्स लेट। तो यहां पर देखो क्या है, ये यहां पर आपको एक चीज सीखनी है कि कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, इनके साथ जब भी आपका एडवर्ब आता है तो एडवर्ब कहां पर आता है, इनके जस्ट पहले, ठीक है। ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा क्या करता है, लेट आता है, ठीक है। तो ही ऑलवेज कम्स लेट, तो एडवर्ब क्या आएगा, मेन वर्ब से पहले। हमेशा आपको याद रखना है जो भी ये चार वर्ब्स हैं इनमें एडवर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब है उससे तो पहले आता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब और मेन वर्ब से पहले आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट आता है, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज करेक्ट पोजीशन पे, कम्स लेट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई तो यू आर ऑलवेज राइट, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम लोग क्या टाइम के एडवर्ब्स बोलते हैं, एडवर्ब्स और टाइम। इनका जब भी यूज होता है तो ये कहां पर रहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले। देखो बेसिक चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखोगे इनका यूज होता है, थोड़ा बहुत सही बट यूज होता है। जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं आपको चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि जब आपको एक ही सेंटेंस में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स मिलेंगे तो उनका एक लॉ रहेगा कि किस लॉ में उनको आपको फॉलो कराना है, ठीक है। देखो जनरली आपका क्या रहेगा कि जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो सबसे पहले आएगा, देन एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। ये लॉ रहता है आपका जनरली जो भी वर्ब्स होंगी उनमें एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले आता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी sang वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, तो इसको आप करेक्ट क्या कहोगे, sang इन द, उसने कैसा गाया, sang वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट। अब देखो यहां पर ये क्या है, टाउन हॉल क्या है, ये प्लेस है, लास्ट नाइट क्या है, टाइम है, और आप यहां पर ये क्या है, मैनर, किस मैनर में, तो आप क्या कहोगे, शी sang इन द टाउन हॉल, शी sang वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट। यहां पर ये कैसा है, करेक्ट है, ठीक है।
वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद मैनर आ गया, प्लेस आ गया, टाइम आ गया, ये बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दे रोट इट केयरफुली, तो ये भी कैसा है आपका, ये भी मैनर का आया, मैनर के सेंस में यहां पर आया, तो मैनर के लिए यहां पर ये करेक्ट है। दोनों ही सेंटेंसेस यहां तक करेक्ट हैं, इट इज यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें क्या बताती है, मूवमेंट यानी कि चलने का आदेश देती है, चलने के सेंस में होती हैं। चलने के सेंस में जितनी भी वर्ब्स होती हैं, चलने के सेंस में जो भी वर्ब्स होते हैं, जैसे कम, आना, जाना या अराइव, ये 3 लिखी हैं, बाकी और भी जो चलने के सेंस में वर्ब होंगी उनमें क्योंकि चलना है तो कहीं आना जाना होगा तो प्लेस डिफाइन करना होगा, इस वजह से प्लेस क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर आता है और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आता है। ठीक है, तो प्लेस पहले कब आ जाएगा, किन केसेस में आ जाएगा, जब भी आपकी जो वर्ब है वो कैसी आने या जाने के सेंस में डिनोट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या, दे वेंट होम क्विकली, तो यहां पर करेक्शन कुछ होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, दे वेंट होम क्विकली, यहां पर सेंटेंस कैसा करेक्ट है, एक ही वर्ब, एक ही एडवर्ब यूज हुआ है। बाकी अगर बहुत सारे एडवर्ब यूज होते तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कम, गो या अराइव इस तरह की वर्ब्स देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। इसके अलावा देखो हम लोगों ने एडजेक्टिव में देखा था, एडजेक्टिव में भी ऐसा होता है, ये रूल होता है एडजेक्टिव के लिए भी। वहां पर क्या रूल चलता है, ओसा स्कैम। ठीक है, ये रूल है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको नहीं बताया था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओसास कॉम्प ये क्या रूल है, ये रूल है जब आपको एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स मिलेंगे, एक ही सेंटेंस में अगर बहुत सारे एडजेक्टिव होंगे तो वहां पर ये रूल भी आपको याद रखना है। ठीक है, जहां पर ओ क्या होता है, ओपिनियन। ठीक है, एस क्या होता है आपका, यहां पर एस होता है आपका साइज, इसके बाद ए क्या होता है आपका एज, फिर शेप आता है, फिर ये आपका कलर होता है, ये आपका कलर हो गया, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर आपका M से आता है मटेरियल और P से आता है पर्पस। ठीक है, ये आपके जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होंगे तो उनको किस ऑर्डर में लगाना है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एडजेक्टिव्स के लिए ये लास्ट क्लास में मैं बताने वाला था बट ये भूल गया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओसस कॉम का यूज कब करेंगे, जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होंगे और उनको किस ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, लॉन्ग टॉल हेयर, लॉन्ग ब्लैक हेयर। ठीक है, तो साइज जो होता है वो क्या होता है, साइज और शेप दोनों ही पहले आते हैं कलर से। ठीक है, तो लॉन्ग ब्लैक हेयर या ब्लैक लॉन्ग हेयर, तो आप कहोगे सर साइज और शेप दोनों ही पहले आते हैं कलर से, तो लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा करेक्ट, ना कि ब्लैक लॉन्ग हेयर। ठीक है, तो कलर जो है वो साइज और शेप के बाद आता है। इस तरह का क्वेश्चन एक आध बार पूछा गया है, तो ये भी आप एक याद रख सकते हो। बाकी के लिए यहाँ पर एडवर्ब के लिए मैंने आपको बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इस तरह से चीजें होंगी। और अगर आपकी जो वर्ब है वो मूवमेंट की वर्ब है तो वहां पर क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आ जाएगा, बाकी वो उसी ऑर्डर में रहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में देखो इन्वर्जन कहाँ पर होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। जब इन्वर्जन की बात आती है तो इन्वर्जन को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग पहले भी इन्वर्जन देख चुके हैं कंजंक्शन में। ठीक है, तो कंजंक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो कंजंक्शन की वीडियो आप देखो, उसमें क्योंकि बहुत सारे कंजंक्शंस मैंने बताए हैं, उस क्लास को भी आपको मिस नहीं करना। प्रीवियस जो क्लासेस चल रही थी उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो इसके पहले कि हम लोग इन्वर्जन पढ़े, इसके पहले एक सेंटेंस है, ही आस्क्ड मी टू केयरफुली डू इट। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस है, सभी लोगों को इसका आंसर करना है। ही आस्क्ड मी टू डू इट, टू डू केयरफुली, ही आस्क्ड मी टू केयरफुली डू इट। इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए, सभी लोगों को आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही आस्क्ड मी टू केयरफुली डू इट, करेक्शन क्या होना चाहिए, इसमें क्या कोई करेक्शन की नीड है या फिर बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोगों को आंसर करना है। ही आस्क्ड मी टू केयरफुली डू इट, इसमें क्या करेक्शन होना चाहिए। देखो भाई आपको एक चीज याद रखनी, जो भी इन्फिनिटिव वर्ब्स होती हैं, टू प्लस वर्ब, इसमें कभी भी टू और वर्ब के बीच में एडवर्ब नहीं आता है। टू और वर्ब, ये जो इन्फिनिटिव होता है, इसके बीच पे कभी भी कोई भी एडवर्ब एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए। तो टू केयरफुली डू इट नहीं होगा, टू डू इट केयरफुली हो जाएगा। ठीक है, टू केयरफुली डू इट गलत है, करेक्शन क्या हो जाएगा, डू इट केयरफुली। ठीक, बात समझ में आ गई, सभी लोगों का समझ में आई ये बात, ओके, सभी को मतलब ये चीजें पता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन की। इन्वर्जन में क्या क्या होता है, देखो ये कुछ आपके
वर्ड्स हैं, जब भी आप ये यूज करोगे, जब भी आप इनको यूज करोगे, एडवर्ब्स को यूज करोगे, तब आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का बहुत सिंपल सा मतलब है, जनरल सेंटेंस में कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ये जो वर्ब है ये पहले आ जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, और इस तरह का जो सेंटेंस बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो ये इन्वर्जन हो जाता है। यहाँ पर कैसे इन्वर्जन होता है? जब भी आपको ये वर्ड्स स्टार्टिंग में मिलेंगे, जब भी ये आपको एडवर्ब्स स्टार्टिंग में मिलेंगे, वहां पर आपको कन्वर्जन करना है। जैसे कि नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ये हम लोगों ने कहां पे पढ़ा है, कंजंक्शन में पढ़ा है। सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और जब भी ये स्टार्टिंग में आते हैं वहां पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस आप देखोगे, नेवर आई शैल गो देयर, करेक्शन क्या होना चाहिए भाई, नेवर आई शैल गो देयर, इसमें करेक्शन क्या होगा, नेवर आई शैल गो देयर नहीं होगा, नेवर शैल आई गो देयर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ऑन सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली, सेल्डम ही कम्स टू दिल्ली मतलब कभी कभार आता है, तो आप क्या कहोगे, सेल्डम। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सेल्डम कम्स ही दिल्ली नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली। ठीक है, अब डज या डू आ गया तो आपको क्या है, एस या एस उसकी जगह पर हटा देना। ठीक है, सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली, बात समझ में आ रहा हो? यहाँ पर अगर डू या डज आ जाता है तब आपको यहाँ पे एस या एस लगाने की जरूरत नहीं रहती, सिंपल आपको वर्ब लिखनी होती। इसी तरह से जब डिड आ जाता है तो आगे वर्ब में सेकंड फॉर्म भी नहीं लगाना है। बेसिक चीजें हैं, बट याद रखना इस पे बेस्ड एरर पूछी जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना। सेल्डम डज ही कम टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, तो ये सेंटेंस क्या करेक्ट है, रॉन्ग है? क्या होना चाहिए, करेक्शन क्या होना चाहिए? थर्ड सेंटेंस में क्या करेक्शन होना चाहिए? कुछ भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखो आपने ओनली का यूज किया, ओनली आपके यहाँ पर सेंटेंसेस में है, जब भी इससे स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना होगा, इन्वर्जन करना होगा। तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट आ जाओ, लेट अस गो टू पिक्चर्स। अब देखो जब भी नरेशन में आप डायरेक्ट नरेशन देखोगे तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें आप देखोगे कि अगर नाउन का यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है तो वहां पर इन्वर्जन होता है, लेकिन अगर प्रोनाउन का यूज होता है तो वहां पर इन्वर्जन नहीं होता है। इस बात को बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीचेस देखोगे तो डायरेक्ट नरेशन में आप पाओगे कि अगर आपकी ये चीज पहले लिखी जाती है, रिपोर्टेड स्पीच अगर पहले लिखी जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखी जाती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आप देखोगे कि जब भी नाउन का यूज होता है, नाउन का यूज जब भी होगा तो इन्वर्जन होगा। ये भी एरर बनती है, इस तरह की भी एरर पूछी गई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान देना है। और जब भी प्रोनाउन होगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, जब भी नाउन होगा तो इन्वर्जन होगा, जब भी प्रोनाउन होगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, ही डिड नॉट गो देयर नॉर डिड आई। अब देखो जब भी आपको एक सेंटेंस दिया जाए और उसके बाद सेम वे में एक दूसरा सेंटेंस बनाना है तो वहां पर भी आपका क्या होता है, इन्वर्जन लगता है। ही डिड नॉट गो देयर, वो वहां नहीं गया, और ना ही मैं गया। इस तरह का जब भी ना ही मैंने किया, ना ही ये हुआ, ना ही वो हुआ, या फिर इस तरह का सेंटेंस बना और मैंने भी, सो डिड आई। ठीक है, तो यहां पर अगर नॉट डिड आई है इसकी जगह पर सो डिड आई भी हो सकता है, वो भी सेंटेंस करेक्ट है। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ और सेम चीज दूसरा भी बताना चाह रहा है, इस तरह के केसेस में भी आप क्या करते हो, इन्वर्जन का यूज करते हो। ये कुछ केसेस हैं जहां पर आपको एडवर्ब के अंदर में इन्वर्जन पढ़ना है। ठीक है, यहां तक ही आपको इन्वर्जन पढ़ना है, इससे आपकी आधी से ज्यादा एरर्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओगे, वेरी और मच का यूज। देखो वेरी और मच का यूज, नो सूनर से कुछ भी समझाना नहीं है, इसमें ये जितने भी आपके एडवर्ब्स हैं इनका यूज जब भी हम लोग करते हैं स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में तो वहां पर क्या होता है, इन्वर्जन होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो वेरी और मच का यूज क्या होता है। देखो वेरी और मच दोनों ही आपके क्या है, एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब की तरह इनका यूज करते हैं, लेकिन कहां पर किसका यूज करते हैं वो चीज आपको समझनी। देखो वेरी गुड, क्या वेरी बेटर लिख सकते हैं? सभी लोग को आंसर करना है, क्या वेरी गुड तो है, क्या वेरी बेटर लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे वेरी बेटर सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ये शायद नहीं लिख सकते। तो आपने कहा बिल्कुल करेक्ट बात कही, वेरी का जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ होता है। वेरी का यूज किसके साथ होता है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं हम लोग वेरी का। ठीक है, तो वेरी
बेटर लिखना गलत है, वेरी गुड करेक्ट है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं मच गुड, तो क्या मच गुड सही है? तो आप बोलोगे नहीं मच गुड फिर गलत है, मच गुड भी अजीब सा साउंड कर रहा है, लेकिन मच बेटर बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। तो मच बेटर क्या होगा? आप बोलोगे सर फिर मच के साथ हम लोग क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किसके साथ करोगे? मच गुड के साथ, ठीक है। तो मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा और वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। तो इसी पर एक एरर, छोटी सी एरर बन जाती है, कहीं कहीं सेंटेंसेस में लिखा होता है मच मोर ब्यूटीफुल, मच मोर ब्यूटीफुल लिखा होता है, तो आप कहते हो कि ये तो एरर है, दो एक साथ यूज कर दिए गए मच मोर, लेकिन ये एरर नहीं है। आपकी कंपैरेटिव डिग्री ब्यूटीफुल की क्या होती है? ब्यूटीफुलर तो बनता नहीं है, मोर ब्यूटीफुल बनता है ना। तो मच के साथ मोर ब्यूटीफुल, यानी कि ये क्या है? करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। वहीं पर अगर वेरी मोर ब्यूटीफुल लिखा हो तो वो क्या है? आपका रॉन्ग, ठीक है। उस चीज को आपको ध्यान रखना है, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री रहेगी, ये आपको करेक्शन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपको वेरी मच जब एक साथ यूज हो जाते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है। देखो वेरी तो पहले लग गया, मच बाद में लगा है, ठीक है। तो मच के अकॉर्डिंग जो भी आगे आएगा, जो भी एडजेक्टिव की फॉर्म आएगी, डिग्री आएगी, वो मच के अकॉर्डिंग आएगी। तो मच गुड होता ही नहीं है, तो आप कहोगे सर ये रॉन्ग है, फिर से ये राइट है, ये फिर से राइट है, करेक्ट है। वेरी मच बेटर, बात समझ में आ रही? वेरी मच बेटर, इसी तरह का आपको यूज मिलेगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा कहीं पर वेरी मच गुड या वेरी मच बेटर। तो आप वेरी मच बेटर मिले तो इसमें एरर नहीं मारनी, ये करेक्ट है, लेकिन अगर वेरी मच गुड है तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट आ जाओ, वेरी कंफ्यूजिंग या वेरी कंफ्यूज। तो आप कहोगे सर वेरी कंफ्यूजिंग ठीक है, वेरी कंफ्यूज नहीं, ठीक है। तो वेरी कंफ्यूजिंग होगा और मच कंफ्यूजिंग होगा क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा मच कंफ्यूज, ठीक है। तो मच कंफ्यूज होगा और वेरी कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। वेरी के साथ अब आपको ध्यान रखना है इस चीज को, वेरी के साथ आपकी आएगी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और मच के साथ आपका क्या आएगा? पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। देखो मच के साथ जनरली आपका क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब आप उसमें एडवर्ब क्या यूज करोगे? मच यूज करोगे। जब वर्ब प्लस आईएनजी होगा तब यहां पर आप क्या यूज करोगे? वेरी का यूज करोगे, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आगे आपको ध्यान देना है कि वेरी के साथ कुछ एक्सेप्शंस हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं जनरली एक्सेप्शंस आपको नहीं बताता हूं क्योंकि उन पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते, जबरदस्ती बुक्स वालों ने रख रखे होते, लेकिन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं और वो सारे के सारे आपको एडवर्ब में ही देखने को मिलेंगे। यहां पर देखो वेरी टायर्ड, ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत सारे बच्चे इसको मच टायर्ड करने की कोशिश करते हैं, बट ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वेरी प्लीज्ड बिल्कुल करेक्ट है, वेरी ड्रंक करेक्ट है, वेरी कंटेंटेड बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड, ठीक है। तो वेरी कंटेंटेड बहुत ज्यादा खुश, वेरी प्लीज्ड ये सभी क्या है? इन सब का ये कैसे करेक्ट है, और ये सभी क्या है? एक्सेप्शंस हैं, ये सभी आपके एक्सेप्शंस हैं। वेरी के साथ ये कुछ आपके जो वर्ब्स हैं, वेरी कंफ्यूज्ड, ये वेरी कंफ्यूज रॉन्ग है, मच कंफ्यूज होगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये कुछ आपकी जो वर्ब्स हैं, ये कुछ आपके जो वर्ब ईडी फॉर्म्स हैं, ये वेरी के साथ यूज होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक या फिर वेरी कंटेंटेड, ये कैसे हैं? करेक्ट है, इसमें गलतियां नहीं है। चलो यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो आगे भी हम लोग जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको सीखते हैं। देखो क्वाइट का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली या परफेक्टली, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली या फिर परफेक्टली। तो क्वाइट का अगर मतलब कंप्लीटली या परफेक्टली होता है तो ये जो सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, सी इज क्वाइट लवली या यू आर क्वाइट हैंडसम, या ये सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसकी जगह पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वेरी। तो जब भी आपको क्वाइट दिखता है तो आप उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हो कंप्लीटली, और फिर देखो क्या सेंटेंस का सेंस सही बन रहा है, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा एरर नहीं पूछी जाती है, बट एक आध पूछी गई है और वो इसी तरह से रही है, तो इसलिए इसको भी आप ध्यान दे लो, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है कि आप हर चीज को जो भी आपने पहले पढ़ रखी है, जिनका भी आपने रिवीजन कर रखा है, पहले से आपने चीजों को याद करा हुआ है, उनका एक बार रिवीजन करो, फटाफट सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को देख जाओ। आपने अगर उनको पढ़ा होगा तो आपका प्रॉपर रिवीजन इन क्लासेस के थ्रू हो जाएगा। सभी क्लासेस आपको देखनी है डे 1 से डे 5 तक। आज 5th डे है, हम लोग यहाँ पे एडवर्ब पढ़ रहे हैं, इससे पहले बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको सभी चीजों की लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सभी चीजों को एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो एनफ आता है, एनफ पे बेस्ड भी बहुत सारी एरर बनती है। एनफ असल में थोड़ा सा अलग है। एनफ के साथ क्या है? एनफ एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करता है और एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। एनफ में एनफली या एनफ वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। एनफ कैसा होता है? एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है और एडवर्ब की तरह भी वर्क करता है। और एनफ के अगर एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है तो इसके आगे जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं
या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, या फिर अगर सिंगुलर है तो वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन एनफ के आगे नहीं यूज होता है। या तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर माना जाता है उन्हें, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर तो एनफ यूज हो सकता है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन होने चाहिए, ठीक है। तो प्लूरल होंगे एनफ के साथ आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, इसको आपको ध्यान देना है। अब दूसरी चीज ये है कि एनफ जब एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो जो भी नाउन प्रोनाउन है उससे पहले यूज होगा, लेकिन जब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है तो जो भी वर्ब है, जो भी आप एडजेक्टिव है जिसको भी ये क्वालिफाई कर रहा है, उसके ये बाद में यूज होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान देना है। एनफ जो होता है एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव नाउन जिसके भी लिए यूज हो रहा है एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है अगर, तो वो नाउन या प्रोनाउन या जिसके लिए भी एडजेक्टिव वर्ब के लिए यूज हो रहा है उसके बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है? सी रन्स फास्ट इनफ। वो कैसा दौड़ती है? दौड़ने को क्वांटिफाई कर रहा है, फास्ट इनफ। यहां पर आपका आया एडवर्ब, इस एडवर्ब की भी ये विशेषता बता रहा है, तो ये कैसा हो गया? एडवर्ब का एडवर्ब हो गया। तो फास्ट एनफ ये कैसा है? करेक्ट है, क्योंकि ये हमेशा बाद में यूज होता है, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, ही इज ग्रेटर एनफ। अब देखो यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, एनफ के पहले जो भी अगर एडजेक्टिव को ये क्वांटिफाई कर रहा है, अगर ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर ये जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये जो एडजेक्टिव होना चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, कभी भी ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में है तो ये इसकी विशेषता नहीं बताएगा, ये घर जाएगा घूमने, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करना पड़ेगा आपको? इसको यहां पर ग्रेटर एनफ की जगह पे इसको क्या करना पड़ेगा? ग्रेट एनफ करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, उसकी जगह करेक्शन क्या हो जाएगा? ही इज ग्रेट एनफ टू पार्डन यू। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है? देयर इज एनफ पेन इन माई आर्म। तो इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये जो पेन है ये कैसे यूज हुआ है? एज ए नाउन यूज हुआ है, दर्द है उसके हाथ में, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है तो इसके पहले ही एनफ आना चाहिए, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है? करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस में सिर्फ एरर थी, ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एडजेक्टिव जो भी यूज होगा वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव डिग्री में रहना चाहिए। बात सभी को समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे रूल्स पढ़े, कुछ और बचे हुए रूल्स हैं उनको भी देख लो। देखो एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, बस तुरंत की बात आप कर रहे हो, तो एट प्रेजेंट मतलब अभी की बात हो रही है। अभी की अगर बात हो रही है एट प्रेजेंट, तो प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटली का मतलब शॉर्टली, बहुत थोड़े से समय में जो चीजें होने वाली, ठीक है। प्रेजेंटली मतलब कि जस्ट जो होने वाला है, थोड़े से समय बाद, लेकिन फ्यूचर का सेंस देता है। प्रेजेंटली जो है क्या करता है? फ्यूचर का सेंस देता है, ठीक है। थोड़े समय में जो चीजें होने वाली, तो प्रेजेंटली अगर आएगा तो फ्यूचर मतलब थोड़े समय बाद ये चीज होने वाली है, प्रेजेंटली हम लोग बोलेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट मतलब तुरंत उसी समय की बात हो रही है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, तो मतलब क्या है? अभी इस समय वो उस रूम में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ अगर प्रेजेंटली लगा देंगे तो थोड़े समय बाद वो रूम में घुस जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एट प्रेजेंट ये कैसा है? करेक्ट है। ही विल कम प्रेजेंटली, तो ये भी सेंटेंस कैसा करेक्ट है? थोड़े समय में वो यहाँ पर होगा, ठीक है। ही विल कम प्रेजेंटली, थोड़े समय में वो यहाँ आ जाएगा। तो ये एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली पे भी एरर आपकी बनती है, इसको भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो एडवर्ब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को आपको समझना है, टू का यूज समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी एरर इससे बनती है। देखो टू का जो यूज होता है वो जनरली निगेटिव या फिर अनप्लीजेंट, जिसको बोलते हैं अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, ठीक है। टू का जो यूज होता है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है? जिनका अर्थ कैसा? निगेटिव सेंस में निकले। जैसे कि टू टॉल या टू स्लिम निकला, तो टू टॉल का मतलब क्या हो गया? कि अगर किसी आदमी की हाइट 7 फीट से ज्यादा है तो फिर वो देखने में भद्दा लगने लगता है कि 7 फीट से ज्यादा हाइट है तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू टॉल, मतलब निगेटिव अनप्लीजेंट सेंस में आ रहा है। टू स्लिम मतलब कोई ज्यादा ही पतला है, यानी कि ऐसा लग रहा है किसी मरीज है या फिर कोई किसी बीमारी का शिकार है, तो टू स्लिम अगर यूज हो रहा है, टू स्लिम मतलब कि निगेटिव सेंस में है, तो ये कैसा है? करेक्ट है। टू स्लिम या टू टॉल, ये सेंस कैसा है? करेक्ट है। अब इसके बाद आता है टू के साथ एक टू, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहां पर भी ये निगेटिव सेंस में ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहां पर ये अनप्लीजेंट एज वेल एज प्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव के साथ यूज हो सकता है, ठीक है। टू गुड टू हैंडल, टू हॉट टू हैंडल, तो इस तरह की चीजें जो है आप प्लीजेंट एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हो, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, मतलब उसको चीट करना इतना मुश्किल है या फिर नहीं ही है पॉसिबल, इतना ज्यादा वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये कैसा है?
करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मच टू होता है और एक होता है टू मच। ठीक है, देखो जो टू मच होता है ना, ये हम लोग सबसे पहले कि तुसी तो टू मच हो। ठीक है, तो टू मच जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, आपके किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हो सकता है, उसकी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा टू मच। ठीक है, लेकिन अगर आप मच टू का यूज करना चाहते हो तो ये होता है एडवर्ब की तरह यूज। जैसे कि पेनफुल आपका क्या है, पेनफुल आपका है एडजेक्टिव। ठीक है, पेनफुल है, दर्द कैसा है, पेनफुल। ठीक है, तो एडजेक्टिव है, तो इसके साथ आपको टू मच लगाओगे या मच टू लगाओगे, तो ये कहोगे सर ये बिल्कुल करेक्ट है, मच टू पेनफुल, यानी कि दर्द कैसा है, मच टू, बहुत ज्यादा है। ठीक है, दोनों का अर्थ बहुत ज्यादा ही निकलता है, टू मच या मच टू, दोनों का अर्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन टू मच जो है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है और नॉन प्रोनाउन के पहले आएगा, लेकिन मच टू मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन ये किसके साथ आएगा, एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, एडजेक्टिव के साथ आएगा, वर्ब के साथ आएगा, इस तरह से इसका यूज होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्या है, टू मच पेन, तो टू मच यानी कि एडजेक्टिव, तो ये किसके साथ आएगा, पेन यानी कि नाउन के साथ, तो ये कैसा है, करेक्ट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक आपने अगर सारे रूल्स को समझा, आपको सभी चीजें समझ में आई, तो अब ये सेशन आपके लिए है, फटाफट इसको आपको क्या करना है, आंसर्स करने हैं, और आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उनका आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो सभी लोगों को आंसर करना है, वेट नहीं करना है किसी को भी। मैं क्वेश्चन नंबरिंग जब तक डाल रहा हूं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग फटाफट आंसर करोगे, मैं 5 सेकंड का वेट करूंगा, 5 सेकंड में आपको फटाफट सभी को आंसर करना है। ठीक है, ओके। सुबह सुबह बफरिंग हो रही, मतलब क्या यूज कर रहे हो, सुबह से क्या यूज कर रहे थे, नेट का, आप बफर नहीं होना चाहिए भाई, पहली क्लास है, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना है और सभी का आंसर आपको करेक्ट करना है। 40 क्वेश्चंस लगभग मैं हर दिन लेता हूं, तो 40 क्वेश्चंस को आपको करेक्ट आंसर करना है, एटलीस्ट 38 या 35 प्लस आपको करेक्ट आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, प्रभा वॉज एक्सॉर्बिटेंटली, बहुत ज्यादा पेड फॉर हाउ स्किलफुल सी रिसीव्ड, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ स्किलफुल सी रिसीव्ड द विजिटर्स एंड एंटरटेन्ड देम, कितना स्किलफुली उसने विजिटर्स को लिया, स्किलफुली होगा, स्किलफुली उसने विजिटर, हाउ स्किलफुली सी रिसीव्ड द विजिटर्स एंड एंटरटेन्ड देम, तो यहाँ पर फॉर हाउ स्किलफुल होगा क्या, नहीं भाई स्किलफुल नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्किलफुली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको एडवर्ब बनाना पड़ेगा और ये सेंटेंस तब जाकर के करेक्ट होगा। ठीक है, चलो सेकंड सेंटेंस पे आ जाओ। बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया, कुछ बच्चों ने बोला कि करेक्ट ऑलरेडी करेक्ट है, नो एरर होगा, बट अब सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। चलो फटाफट आपको आंसर बताना है, बहुत ही अच्छे अच्छे, देखो क्वेश्चंस को मैं, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो निकलता है पूरा दिन सिर्फ इन क्वेश्चंस को छांटने में निकलता है, क्योंकि ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि रिपीट होते हैं ना, इस वजह से इन क्वेश्चंस को मैं क्या करता हूँ, अदर एग्जाम्स के उठाता हूँ, ताकि वो अगर रिपीट हो तो सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं के हों। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनको प्रिपेयर करना है, आपको चीज़ें मज़ा आ जाएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे तब। ठीक है, चलो क्या होगा, he has been trying to lure her for months but owing to his misfortune he has not still, क्या होगा, succeeded। अब देखो भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो still होता है और एक होता है yet, ये दोनों का सेंस सेम जाता है, still मतलब अभी तक, yet का मतलब भी अभी तक, लेकिन जो yet होता है ये not के साथ या फिर निगेटिव वाले वर्ड्स में आता है, still जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में रहता है, पॉजिटिव वाले वर्ड्स के साथ जाता है। ठीक है, तो येट के साथ दो और चीजें क्या है, एक तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, दूसरी चीज नॉट के साथ यूज होना चाहिए। तो देखो क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज नॉट बिल्कुल है, और निगेटिव भी है, और स्टिल के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो पॉजिटिव सेंस में ही आता है, निगेटिव सेंस में नहीं आता है। तो इस स्टिल को आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, और इस जगह पर आप करेक्ट क्या यूज करोगे, येट का यूज करोगे। हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज नॉट येट सक्सीडेड। चलो सभी का आंसर अब बात समझ में आ गई सभी को। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन टू बाय देम। चलो सभी को आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए भाई, 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको
ये रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ा है सेम चीजें। आप देखोगे, आप सीधे से बोलोगे एनफ कॉस्टली क्या होता है सर, मैंने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा, अभी आपने पढ़ाया। कॉस्टली यहाँ पर क्या है, वो उसकी एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब के साथ एडवर्ब आता है, तो एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। एनफ एडजेक्टिव की तरह वर्क नहीं कर रहा है, तो एनफ कॉस्टली नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉस्टली एनफ। ठीक है, कॉस्टली एनफ हो जाएगा। फटाफट आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट में आंसर है। सभी को आंसर ऐसे फटाफट करना है, सी पार्ट में आंसर है सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago एंड हैव रिमेंबर हर्ड इवन फॉर, एवर फॉर। आपको फटाफट बताना है, टू कॉस्टली, चलो सभी को आंसर करना है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, I met नीतू about 2 years ago and have remembered her ever for। देखो भाई, यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, या तो आप इसको ऐसे यूज करो फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए अगर आप बोलना चाहते हो तो फॉर एवर बोलो, या अगर आप एवर का यूज करना चाहते हो तो एवर के साथ आप कैसे बोलोगे, एवर सिंस। ठीक है, अब यहाँ पे एवर सिंस का जो यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है, उस समय से लेकर के हमेशा के लिए। तो यहाँ पर देखो वो क्या बोल रहा है, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर, या एवर सिंस। तो यहाँ पर उस समय 2 साल पहले जब वो मिला था नीतू से, तब से उसके प्यार में वो जो भी हुआ, और अभी तक उसको वो चीजें याद हैं, और तब से लेकर के। तो फॉरएवर नहीं, फॉरएवर नहीं, यहाँ पर करेक्ट क्या यूज होगा, एवर सिंस। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, एवर सिंस। बात समझ में आ गई, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एवर सिंस। फॉरएवर भी आप लगा सकते थे, एटलीस्ट आपको करेक्शन तो पता चल गया कि ये लास्ट पार्ट में ही एरर है। चलो इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको एरर पता चल जानी चाहिए किस पार्ट में एरर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। द नॉइज कीप्स अस अवेक ऑल द नाइट समटाइम्स, क्या होना चाहिए करेक्शन। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 5th। फटाफट सभी को आंसर करना है, करेक्शन क्या होना चाहिए, द नॉइज कीप्स अस अवेक ऑल नाइट समटाइम्स। देखो भाई, ये पूरा एक सेंटेंस है, द नॉइज कीप्स अस अवेक ऑल द नाइट। हमें कभी कभी जो आवाजें हैं आती हैं, जब आप हॉरर मूवीज देख कर आते हो, तो उसके बाद आप घर पे आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आज आवाज़ें आ रही हैं। आज कुछ कैलेंडर भी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बार बार दीवार से टकरा रहा है, कुछ नॉइजेस होती हैं जो आपको सोने नहीं देती हैं। ठीक है, द नॉइजेस कीप्स अस अवेक ऑल द नाइट। तो ऐसा कब होता है, कभी कभी। ये पूरे फ्रेज की जब आप एडवर्ब यूज कर रहे हो पूरे फ्रेज के लिए, तो मैंने आपको बताया था पूरे फ्रेज के लिए जब आप एडवर्ब यूज करोगे तो ये कहां पर आता है, स्टार्टिंग में आता है। तो इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर नहीं है। इस पार्ट में एरर क्यों है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आना चाहिए, ना कि एंड में। ठीक है, तो डी पार्ट में आप एरर लगाओगे, फर्स्ट पार्ट में एरर नहीं लगाओगे। और ये जो सम टाइम्स है, इसको आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में लेके जाओगे। ठीक है, लास्ट पार्ट में एरर है, सम टाइम्स कहां पर जाना चाहिए आपका, स्टार्टिंग में। देखो बहुत अच्छी एरर्स हैं, अगर आपकी गलती भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चीजों को सीखो इनसे, है ना। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे से एरर हो गई तो अब मैं नहीं देखूंगा, मेरे को नहीं आ रहा है। इससे बिल्कुल भी डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप कहीं और पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप देखोगे सेम क्वेश्चंस मिल रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपको हर जगह पर मिलेंगे। तो 6th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया लास्ट पार्ट। 6th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6th क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूँ। 6th का आंसर क्या आना चाहिए, इज द रूम एनफ लार्ज। तो यहां पर करेक्शन क्या करोगे, इज द रूम एनफ लार्ज की जगह पर करेक्शन क्या होना चाहिए, सटासट फटाफट आंसर आपके आने चाहिए। लार्ज क्या है, लार्ज आपका है एडजेक्टिव, रूम की विशेषता बता रहा है, रूम की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है एनफ। तो एनफ कहां पर आएगा, एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो एडवर्ब की तरह यूज होता है तो एडजेक्टिव के बाद में आता है। यहां पर क्या हो जाएगा, इज लार्ज एनफ। बिल्कुल करेक्ट, सभी के आंसर करेक्ट आ गए। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आफ्टर द प्रेयर्स चिल्ड्रेन स्टूड साइलेंट फॉर ए फ्यू मिनट। चलो सभी का आंसर आना चाहिए बच्चों। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो, अगर जो भी मेरा वर्क है आपको अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप कर सकते हो मेरे लिए हेल्प। आप क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और थोड़े अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि यहाँ पर ये क्लासेस चलती हैं 10 AM मॉर्निंग में, जो कि SSC CGL के एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी पढ़ सकते हो, बट अगर SSC CGL के लिए हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए क्लासेस सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, आफ्टर द प्रेयर्स चिल्ड्रन स्टूड कैसा होगा, साइलेंट नहीं, बच्चे शांत नहीं, बच्चे साइलेंटली रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, साइलेंटली। यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, कुछ समय के लिए बच्चे कैसे खड़े रहे, स्टूड साइलेंटली। बात समझ में आएगी, LY लग जाएगा। चलो 8th क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। 8th क्वेश्चन में आंसर होना चाहिए। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा,
माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही लीड्स ए लोनली लाइफ। कैसे जी रहा है? अकेले में जी रहा है, अकेलेपन में जी रहा है। क्यों अकेलेपन में जी रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है। क्या नहीं आता है? दोस्त बनाना नहीं आता है। ठीक है, चलो दोस्त बनाना नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? उसको सीखना चाहिए कि दोस्त कैसे बनाए। तो क्या करेक्शन होगा? 8th क्वेश्चन में करेक्शन क्या हो जाएगा भाई? माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक नहीं होगा, यहां पर इसको आप करेक्शन क्या करोगे? हाउ टू मेक। ठीक है, डज नॉट नो हाउ टू मेक, इस तरह से बोला जाता है, डज नॉट नो हाउ टू मेक। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर आया। आ जाएंगे हम लोग 9th क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो चिंता नहीं करनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। एटलीस्ट एक बार हुआ, दूसरी बार आपको आंसर करेक्ट आना चाहिए। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 9th क्वेश्चन का फटाफट आंसर दोगे, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। I like that opportune moment where the workers proved their might to take on the company and come out victorious. क्या होना चाहिए करेक्शन? 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट सभी लोग बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? चलो 9th क्वेश्चन का मैं वेट कर रहा हूं। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? विवेक, सौरभ, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान, इधर साइड ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? देखो भाई 9th क्वेश्चन में बोला गया है ऑपर्च्यून मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि किसकी बात हो रही है? समय की बात हो रही है। अगर समय की बात हो रही होती है तो वेयर नहीं लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? व्हेन लगेगा। हर तरह की आपको ध्यान से पढ़ना है सेंटेंस। मैंने बोला एडवर्ब में आपके बहुत सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ऑपर्च्यून मूवमेंट यानी कि मूवमेंट की बात, समय की बात हो रही है, तो वहां पर कहां के सेंस में आप क्या यूज करोगे? वेयर का नहीं यूज करोगे, व्हेन का यूज करोगे। ठीक है, तो व्हेन का यूज होगा, ना कि वेयर का। तो ये पार्ट आपका एरर थी, इसमें एरर क्या हो जाएगी? व्हेन द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट। चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सच ऑब्स्टेकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड। इसमें करेक्शन क्या होना चाहिए? देखो एक ही सेंटेंस में जब आप 2 बार नो लगाते हो ना, तो वो दोनों नो एक दूसरे को क्या करते हैं? कट कर देते हैं। तो कभी भी जैसे हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े हैं हार्डली, स्कार्सली, ये अपने आप में निगेटिव होते हैं। अगर अपने आप में निगेटिव है तो इसके आगे अगर आपके सेंटेंस में नॉट आएगा तो यहाँ पर 2 बार नॉट होने की वजह से नॉट से नॉट कट जाएगा, आपका वर्ड जो है वो अफर्मेटिव बन जाएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। तो आपसे जो एग्जामिनर है वो बोलेगा कि भाई 2 बार यूज किया था नो लगाने का, तो ये रॉन्ग होता है, ये एरर होती है। इस वजह से कभी भी हम लोग 2 बार नो के सेंस या 2 बार निगेटिव वर्ड्स एक साथ यूज नहीं करते हैं। नथिंग नेवर डिड नहीं होगा, नथिंग एवर डिड। यहां पर करेक्शन क्या हो जाएगा? नथिंग एवर डिड। बात समझ में आई? चलो तो यहां पर ये सेंटेंस करेक्ट होगा, नथिंग नेवर डिड की जगह पर क्या हो जाएगा? नथिंग एवर डिड। 11th क्वेश्चन में आ जाओगे। 11th क्वेश्चन का आंसर देना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दो भाई, ABCD मत लिखो, ABCD नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देना है। He asked me to completely forget her, but only I know how easy it is say so। ठीक है, how easy it is say so। He asked me to completely forget her। चलो 11th क्वेश्चन का आंसर चाहिए। 11th क्वेश्चन में आंसर में क्या एरर होनी चाहिए सभी लोगों को फटाफट बताना है। He asked me to completely forget her। क्या करेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल करेक्ट, बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, सभी लोगों को करेक्ट आंसर देना है। 11th में कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। कुछ लोग तो इसमें भूल भुलैया में खो गए कि वो भी सोचने लगे कि सर आपको क्या पता कि कितना मुश्किल है उसको बुलाना। ऐसा नहीं करना, भूलना नहीं भाई, यहीं पर ध्यान रहो, अपना ध्यान कहीं भी और लेकर के नहीं जाना है। ये क्या है? आपका एडवर्ब है। एडवर्ब है किसके लिए यूज हो रहा है? कंप्लीटली फॉरगेट होने के लिए। फॉरगेट क्या है? आपकी वर्ब है, वर्ब के साथ यूज हुआ है तो क्या होगा? फॉरगेट हर कंप्लीटली। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली बट ओनली आई नो हाउ इजी इट इज टू से सो। ठीक है, हाउ इजी इट इज टू से सो। ठीक है, यहां पर आई थिंक 2 और लगेगा। ओके चलो तो 11th में यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट है कुछ, इसको बोलना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा? एंड में आ जाएगा। बात बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गई। तो 12th क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12th क्वेश्चन का आंसर होगा somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before। चलो 12th का आंसर सभी को देना है। somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before। okay
somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before. करेक्शन क्या होना चाहिए? देखो ये जो ओनली लगा है ना, ये जो ओनली लगा है ये किसके लिए लगा है? कुछ वीक पहले ऐसा बोलना चाह रहा होगा, तो अ वीक बिफोर कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर ये जो ओनली डाइड का तो कोई सेंस आ ही नहीं रहा है। डाइड के बाद ही आपको यूज करना होगा, वर्ब के बाद ही आप एडवर्ब यूज करोगे। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? हैड ओनली डाइड नहीं होगा, हैड डाइड ओनली अ वीक बिफोर। तो यहाँ पे करेक्शन किस पार्ट में हो जाएगा? सी पार्ट में करेक्शन होगा। और क्या करेक्शन होगा? हैड डाइड ओनली अ वीक बिफोर। बात समझ में आ रही? फटाफट ये चीज भी आपको करेक्ट होनी चाहिए, सी पार्ट में आपका आंसर आना चाहिए था। ठीक है, चलो सभी लोगों का आंसर आ गया 12th का। इसके बाद आ जाएगा हम लोगों का 13, 14, 15 और 16। ये चारों आपको करेक्ट करने हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, सभी को इसको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, सभी को इसको करेक्ट आंसर देना है। 12 का सी बिल्कुल करेक्ट है। 13 पे आ जाओ, हैड डाइड ओनली बिल्कुल करेक्ट है। दीपशिका बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आया। नेक्स्ट सभी लोग 13 पे आ जाओ। 13 का आंसर आप सभी को देना है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। क्या करेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल फटाफट सभी के आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ रहे हो और चीजें आपको समझ में भी आ रही हैं इसका मतलब। और सेम एरर आपके एग्जाम में आएंगी और आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, चलो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर एक बात हुई और उसको सिर्फ फिर से रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या? इन्वर्जन। तो सो टॉम इज नहीं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। सो इज टॉम। तो करेक्शन किस पार्ट में हो जाएगा? लास्ट पार्ट में। बिल्कुल करेक्ट, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। चलो 14th में आ जाओ। 14th का आंसर क्या करोगे? आई डोंट लाइक सच नेस्टी थिंग्स नॉर ही डज। तो फिर से वही बात हो गई, नाइदर ही डज, नॉर ही डज, सो ही डज। तो यहां पर हम लोग करेक्शन क्या करते हैं? आपको क्या करना है? फिर से आपको लास्ट पार्ट में एरर मिल गई है। सो नॉर ही डज की जगह के क्या हो जाएगा? नॉर डज ही, नॉर डज ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट पार्ट ही आपका फिर से एरर हो जाएगा। 15th पे आ जाओ। 15th पे फटाफट आ जाओ। 15th में 15th क्या होगा? आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, वेरी मच सरप्राइज्ड। अब आपको देखो यहाँ पर ध्यान देना है, वेरी मच एक साथ यूज हुआ है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, और वेरी मच सरप्राइज्ड या सरप्राइजिंग, तो कहोगे सर सरप्राइज्ड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड टू बिलीव हिज वर्ड्स। यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए? 15th में क्या करेक्शन होगा भाई? 15th में कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है क्या? देखो 15th में क्या हो सकता है? कुछ करेक्शन होना चाहिए क्या? आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड टू बिलीव हिज वर्ड्स। कुछ करेक्शन होना चाहिए, सभी लोग सोच समझ के बोलना। देखो यहाँ पे मैं बताऊं, इस सेंस, इसका देखो सेंस क्या निकल रहा है। वेरी मच हमेशा जनरली पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड, मतलब मैं सरप्राइज था टू बिलीव हिज वर्ड्स। तो यहां पर करेक्शन क्या होना चाहिए? कुछ करेक्शन हो सकता है क्या? टू बिलीव हिज वर्ड्स, मतलब मुझे यहाँ पर सेंस ऐसा आ रहा है कि मुझे उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ठीक है, वेरी मच जो है ये आप बताते हो जब बहुत ज्यादा आपको क्या होता है, जब वेरी मच है मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी चीज है किसी, उसके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वेरी मच सरप्राइज टू बिलीव हिज वर्ड्स, उसने कुछ ऐसी बात कही है जिसपे इसको भरोसा नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको वेरी मच जो है इसकी जगह पर कुछ और यूज कर सकते हैं क्या? वेरी मच की जगह पर क्या यूज हो सकता है? वेरी मच की जगह पर यहां पर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? कुछ और यूज हो सकता है क्या? टू सरप्राइज टू बिलीव हो सकता है। आई वॉज टू सरप्राइज टू बिलीव हिज वर्ड्स, आई वॉज टू सरप्राइज टू बिलीव हिज वर्ड्स, क्या ये करेक्शन हो सकता है? क्या करेक्शन होना चाहिए बताइए? ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, टू का यूज होना चाहिए। देखो टू का जो यूज होता है वो निगेटिव सेंस में होता है। मैंने आपको बताया है कि अनप्लीजेंट जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ टू का यूज होता है। तो यहाँ पर आई वॉज, यहाँ पर ये जो सरप्राइज टू बिलीव, मतलब उसको भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पे, किस बात पे? कि वो उसके वर्ड्स पे उसने जो भरोसा किया। ठीक है, तो ये बाद की बात है, मतलब वो अब पछता रहा है कि वो अपने आप पे सरप्राइज हो रहा है कि उसने ही बिलीव हिज वर्ड्स, उसके बातों पर भरोसा कर लिया। तो ये क्या है, थोड़ा सा निगेटिव सेंस में जा रहा है। तो निगेटिव सेंस में वेरी मच का यूज ना करके हम लोग यहाँ पर टू का यूज करेंगे। ठीक है, टू सरप्राइज टू बिलीव हिज वर्ड्स। असल में ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें वेरी मच यानी सेकंड पार्ट में ही एरर आपको दी गई थी, और यहाँ पर करेक्शन क्या होता है वो
एग्जाम में तो सिर्फ आंसर पता चलता है, तो आंसर इसमें सेकंड पार्ट में ही था। और जो भी लोगों ने बताया बुक्स में जो भी लिखा गया उसमें यही था कि यहाँ पर सरप्राइज टू बिलीव, क्योंकि पास्ट में बात हुई है उसके बारे में बात हो रही है, तो वेरी मच को करेक्ट किया गया था किससे, टू से, टू सरप्राइज टू बिलीव हिज वर्ड्स। ठीक है, तो करेक्शन क्या होना चाहिए, नो इंप्रूवमेंट ऐसा लग रहा था, लेकिन यहां पर करेक्शन क्या होगा, आई वॉज वेरी मच की जगह पर टू सरप्राइज टू बिलीव हिज वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, इस पार्ट में आपको एरर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, आई टोल्ड द बार्बर टू नॉट कम ऑन थर्सडे, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, टू नॉट कम की जगह पर क्या हो जाएगा, टू नॉट कम की जगह हो जाएगा नॉट टू कम। ठीक है, ये चीज भी आपको पता है, आई टोल्ड द बार्बर टू नॉट कम की जगह पर क्या हो जाएगा, नॉट टू कम, नॉट टू कम ऑन थर्सडे, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, आई टोल्ड द बार्बर टू नॉट कम नहीं होगा, नॉट टू कम हो जाएगा। चलो 16 का आंसर क्या आ जाएगा, नॉट टू कम। 17 से आ जाओ वापस से, फिर से अपना फ्लो आप पकड़ोगे, 17, 18, 19, 20 सभी लोग जो भी ये क्वेश्चन को कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। 17 का आंसर क्या होगा, टेलीविजन, रेडियो एंड कैलकुलेटर आर कॉमन टुडे बट 50 ईयर्स बिफोर दे वर रेयरली फाउंड, तो पहले प्रीवियस टाइम की बात हो रही है, बिफोर इस तरह से यूज होता है क्या, नहीं, बिफोर इस तरह से यूज नहीं होता है, बिफोर की जगह पर यहाँ पे 17 में क्या आ जाएगा, 50 ईयर्स बिफोर नहीं, 50 ईयर्स एगो। इस तरह का जब भी यूज होता है, पास्ट में सेंस हम लोग लेकर के जाते हैं, तो पास्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एगो लगाते हैं। ठीक है, तो 50 ईयर्स बिफोर नहीं, 50 ईयर्स एगो। अंजलि कम, अंजलि बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आया है, बहुत फास्ट आपने आंसर दिया, 50 years ago they were rarely found, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 पे आ जाओ, 18 का आंसर क्या होना चाहिए, although he is my bosom friend I cannot ask him for money without any vividly reason, without any vividly reason होगा क्या, देखो vividly reason नहीं, reason कैसा है आपका, नाउन या प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ये vividly की यूज नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, without any vivid reason। 18 का आंसर क्या होगा, लास्ट पार्ट आंसर होना चाहिए। देखो येट का जिस भी बच्चे ने बोला बिल्कुल करेक्ट है, प्रणव झा आपने बहुत सही चीज बोली। देखो आपको एक चीज ध्यान देनी है, ऑल्दो का जब भी यूज होगा तो आप या तो इस कॉमा को ढूंढो, आप इस कॉमा को ढूंढो, बहुत अच्छा आपने आंसर किया है। अगर आपको ये कॉमा मिल जाता है ना, तो आपको येट का यूज नेसेसरी नहीं है। अगर आपको ये कॉमा नहीं मिलता है तो येट बिल्कुल जरूरी है, येट के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर आपको ये कॉमा मिलता है तो यहाँ पर येट का यूज नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ऑल्दो ही इज माई बॉसम फ्रेंड, येट यहाँ पर लगना चाहिए था, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉमा है ये येट का यूज, येट की जगह पर वर्क करता है। आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर कॉमा है तो येट की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पर कॉमा नहीं होता तो येट का यूज बहुत जरूरी था, येट का होना चाहिए यूज। ठीक है, बहुत आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा और ये बिल्कुल करेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विविडली रीजन ना होकर के विविड रीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओगे 19 पे, The captain came presently but I can't say where he has slipped out unnoticed। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंटली यूज हुआ है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंटली और एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंटली का मतलब क्या था, प्रेजेंटली का मतलब था कि जो भविष्य में होने वाला है कुछ समय बाद। ठीक है, कुछ समय बाद होने वाला है, कुछ समय अगर बाद होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर कुछ समय बाद होने वाला है और यहाँ पे पास्ट में है, ये तो चीज पास्ट में तो ऐसे होता नहीं है, तो एट प्रेजेंट होना चाहिए ना कि प्रेजेंटली। तो एट प्रेजेंट आएगा यहाँ पर ना कि प्रेजेंटली। करेक्शन क्या हो जाएगा, एट प्रेजेंट होगा, बी पार्ट में एरर है। 19 के बी पार्ट में सभी को समझ में आ गई बात। चलो 20th पे आ जाओ, दे वर एक्सेप्शनल गुड, दे वर एक्सेप्शनल गुड। अब जो बच्चे यहाँ तक गुड तक पढ़ते हैं उनको ऐसा लगता है एक्सेप्शनल गुड ठीक है, लेकिन आपको इसको थोड़ा और आगे पढ़ना था। ओरेटर्स, ओरेटर्स मतलब वक्ता, वो बहुत अच्छे वक्ता थे। गुड किसके लिए यूज हुआ है, ओरेटर्स के लिए, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के साथ अगर आपका और कुछ यूज हुआ है एक्सेप्शनल, तो ये क्या होगा एडवर्ब। तो एडवर्ब है तो एडवर्ब को आप क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शनली गुड, they were exceptionally good orators, so all of us listened to them very attentively। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस के अगर आप आंसर इतनी एक्यूरेटली दे रहे हो, इट मीन्स कि आप बहुत लाजवाब चीज़ें करने वाले हो अपनी लाइफ में और बहुत जल्दी से अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को एक अच्छी सी खुशखबरी देने वाले हो अपने सिलेक्शन की। ठीक है, चलो 21, 22, 23 आप सभी को इसका वेट नहीं करना है, फटाफट इसका आंसर देना है। मेरा वेट नहीं करना है, मैं आंसर निकालूंगा, आपको फटाफट आंसर देना है। 21st का आंसर क्या आएगा, 21st का आंसर क्या आएगा, he has been trying to lure her for months but owing
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए, ही हैज बीन ट्राइंग टू ल्योर हर फॉर मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज नॉट स्टिल सक्सीडेड। क्या करेक्शन होना चाहिए भाई, सेंटेंस रिपीट हो गया है क्या, रिपीट हो गया तो बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर दिया। मैंने बोला था कुछ सेंटेंस जानबूझ करके रिपीट किए गए हैं ताकि अगर आप एक बार चीज़ों को गलत करो तो सेकंड टाइम में आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए कि ये गलती से ही हुई थी, जानबूझकर नहीं हुई, और इस बार हम लोग इसको करेक्ट करके रहेंगे। ठीक है, 22 पे आ जाओ। द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए, द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है खुशबू कुमारी, बहुत सुंदर आपने आंसर किया। देखो जो फेयरली है ना, ये फेयर मतलब बोलते हैं ना भाई, फेयर गेम खेलो, चीटिंग मत करो। फेयर गेम का मतलब क्या हुआ, सही से खेलो और जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए खेलो, अच्छे के सेंस में आता है। फेयरली मतलब पॉजिटिव, बहुत अच्छा वर्ड है। लेकिन अनजस्टिफाइड, जो भी किसी की डेथ हो गई थी, डिपेंडेंट्स की डेथ हुई है, डेड वर्कर की डेथ हुई है, ठीक है, और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसको क्या दिया गया है, अनजस्टिफाइड अमाउंट दिया गया है, तो फेयरली का यूज नहीं होगा। या तो आप ऐसे बोलो वॉज अनजस्टिफाइड, और अगर आपको कोई निगेटिव एडवर्ब यूज करना है तो आप बोलोगे रादर। बिल्कुल करेक्ट था, रैदर का आप यूज कर सकते हो, ये निगेटिव या अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ आता है रैदर, और पॉजिटिव या प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ आएगा फेयरली। ये चीज आपको ध्यान देनी, फेयरली और रैदर इन दोनों का यूज आपको समझना है। फेयरली मतलब पॉजिटिव सेंस में है, प्लेजेंट एडजेक्टिव है, रैदर मतलब कि इसके आगे जो एडजेक्टिव है वो कैसे है, अनप्लीजेंट है। ठीक है, तो रैदर का यूज होता है निगेटिव सेंस में, फेयरली का पॉजिटिव सेंस में। बात समझ में आई। 23rd का आंसर, वेट नहीं करना है आप लोगों को, 23rd का आंसर क्या हो जाएगा, अनफेयरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, रादर अनजस्टिफाइड कर लो, अनफेयरली मत करो। ठीक है, फिर दो बार अन हो जाएगा ना, तो अन हो जाएगा, तो अन नहीं करना है, 23rd में आ जाना है। ही इज ऑलमोस्ट क्वाइट। अब देखो ये तो आपको यूज कभी ऐसे दिखा नहीं होगा। ऑलमोस्ट का भी मतलब क्या होता है, लगभग, और क्वाइट का भी मतलब क्या है, कंप्लीटली या फिर परफेक्टली। तो लगभग और परफेक्टली, कंप्लीटली, ये तो सेंस बन नहीं रहा है, इसी पार्ट में एरर है। आप इनमें से किसी एक को यूज करोगे, दोनों एक साथ यूज नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट भावना पटेल, बिल्कुल करेक्ट आपके आंसर्स आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। 23 के बाद हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर पे थे, 23 पे थे। इसके बाद आ जाएंगे 24 पे। 24th का आंसर करना है, 25th का आंसर करना है, 26th का आंसर करना है। चलो सभी लोगों को फटाफट आंसर्स करने हैं, 24, 25, 26। सभी लोगों को वेट नहीं करना है, 24 का आंसर मुझे चाहिए फटाफट। 24 का आंसर आने लगे हैं, बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर फॉर निगोशिएशन एंड रिटर्न्ड हैप्पीली। तो यहाँ पर क्या है, नो एरर है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स है, स्ट्राइक्ड टीचर्स नहीं होगा, जो टीचर्स स्ट्राइक पे थे। कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर फॉर निगोशिएशन के लिए चीफ मिनिस्टर को बुलाया, और रिटर्न हैप्पीली, उसने जो भी निगोशिएशन थे उनको मान लिया। तो ये लोग क्या हुए, वापस आ गए, कैसे, हैप्पीली, खुशी खुशी वापस आ गए, खुशी खुशी घर को लौट आए। तो यहाँ पर क्या है, डी पार्ट है, नो एरर है। नो एरर की भी थोड़ी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि नो एरर का भी अगर आप मेंस देने जाओगे तब तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी प्री में भी नो एरर आता है, 99% केसेस में नो एरर आपको नहीं मिलेगा। इसी वजह से 99 क्वेश्चन में नो एरर नहीं होता है, कुछ एक आध क्वेश्चन में मैं डाल देता हूँ, तो उनको आपको समझना है। ठीक है, चलो, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, 25th का ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों रुकना नहीं है, अगर आपको चीजें आती हैं तो आप आगे बढ़ो, फटाफट आंसर्स करो। 25 का आंसर हो जाएगा, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया ने कैसे खेला, बिल्कुल केयरफुली, स्टार्टिंग से, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, चलो, तो यहां पर ही एरर थी स्टार्टिंग में। 26 में क्या हो जाएगा, ओनली बाय टेकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न दे विल मेक आउट द हिडन इम्प्लीकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट। तो यहां पर ये सेंटेंस भी कैसा है, ये भी एक और नो एरर सेंटेंस है, इसको आप पढ़ो।
ओनली बाय टॉकिंग। देखो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कंसर्न ऑफिसर होता है, ऑफिसर कंसर्न होता है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको चीजें बता दूं, जब भी आप कंसर्न जो है वो ऑफिसर के पहले लगाते हो तो वहां पर इसका मतलब निकलता है, कंसर्न ऑफिसर का मतलब निकलता है कि वो जो चिंतित है, कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंतित, ठीक है। तो ये होता है आपका, जब चिंतित के लिए यूज करना चाहोगे तो आप लगाते हो कंसर्न ऑफिसर, लेकिन जब ऑफिसर्स कंसर्न है तो ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको कुछ एरर लग रही है तो आप उसको कमेंट करो, मैं उसको बताता हूं कि यहां पर कोई भी एरर नहीं है। ओनली बाई टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न दे विल मेक आउट द हिडन इम्प्लीकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट। बात समझ में आ रही है, कंसर्निंग ऑफिसर्स भी नहीं होगा, कंसर्न ऑफिसर भी नहीं होगा, ऑफिसर्स कंसर्न बिल्कुल करेक्ट है। चलो ऑफिसर्स कंसर्न ही होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो 26 हो गया, इसके बाद आ जाओगे 27, 28, 29 और 30। फटाफट इन सभी के आंसर्स आपको देने। 27, 28, 29, 30। 27 का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज्ड। ये भी सेंटेंस आज कुछ ज्यादा ही नो एरर के सेंटेंसेस हैं आपके साथ में। ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज्ड। तो ये भी नो एरर है, इसको भी आप लीव कर दो। 28 क्वेश्चन पे आ जाओ, 28 क्वेश्चन पे आ जाओ। 28 क्वेश्चन में क्या होगा, I came across her in Delhi last month and invited her to come Patna. I came across her in Delhi last month and invited her to come to Patna. देखो 27 नो एरर है, बिल्कुल करेक्ट है। 28 में आंसर क्या होना चाहिए, 28 में थोड़ी सी अलग सी एरर है, टू कम टू पटना नहीं होगा। यहां पर क्या यूज होता है, टू कम ओवर टू पटना, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, टू कम ओवर का यूज होता है, टू कम ओवर टू पटना। वहां पर आ जाने के लिए वो बोल रहा है, वहां पर बुला रहा है, तो क्या बोलेगा, आई केम अक्रॉस हर डेली। मैं केम अक्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, मैं उससे वहां पर मिला था। केम अक्रॉस, अक्रॉस हुए थे मतलब वो लोग चलते फिरते मिले थे वहां पर, इन दिल्ली लास्ट मंथ एंड आई इनवाइटेड हर टू कम टू पटना नहीं होगा, टू कम ओवर टू पटना होगा, ठीक है। तो कम टू पटना नहीं होता है, टू कम ओवर टू पटना, ठीक है। तो यहां पर आप क्या है, कम के साथ ओवर का यूज आपको करना होगा, ठीक है। चलो 29 क्वेश्चन पे आ जाओगे। 29 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हार्डली ही लाइक्स। तो हार्डली ही लाइक्स नहीं होगा, आपको पता है स्टार्टिंग में ही अगर आपका ये एडवर्ब्स यूज होते हैं तो यहां पर आप इसको क्या करते हो, हार्डली ही लाइक्स नहीं, हार्डली इसको आप पहले यूज करोगे, हार्डली डज ही लाइक, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, पहले आ जाएगी, 28 में ये हो जाएगा, ठीक है। टू कम ओवर टू पटना बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, केम अक्रॉस मतलब मीट सडनली, बिल्कुल करेक्ट है। चलो 27 नो एरर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़ा सा आई थिंक पीछे चल रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से करते रहो। 29 का आंसर क्या होना चाहिए, हार्डली डज ही लाइक टू हियर माय नेम। तो यहाँ पर डज हो जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। 30th पे आंसर क्या होगा, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर ये जो टू मच यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है, स्मॉल के लिए। और ये स्मॉल किसकी विशेषता बता रहा है, रूम की। तो ये कैसा है आपका, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो इसके लिए यूज हुआ है टू मच। तो यहाँ पर टू मच यूज होना चाहिए क्या, नहीं। आप बोलोगे सर टू मच तो यूज नहीं होगा, या तो इसकी जगह पे मच टू यूज कर लें, या तो मच टू यूज करें, या फिर आप क्या करो, टू आप इसको रखो, मच को हटा दो, तो देखो क्या बनेगा, टू स्मॉल टू एकोमोडेट। तो ये सेंस जो है वो ज्यादा अच्छा है। आप या तो इसको मच टू स्मॉल मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत, देखो मच टू या टू मच का सेंस आता है बहुत ज्यादा के लिए। बहुत ज्यादा के लिए जब आप बोलना चाहते हो तो बहुत ज्यादा के लिए बोलोगे तो मच टू स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू, वो भी ठीक है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप सिंपल से बोलना चाहते हो, नॉर्मल, एक बहुत ज्यादा प्रेशर देकर के नहीं बोलना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे, बट टू स्मॉल टू एकोमोडेट, टू स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। बात समझ में आ रही है, सभी को चीजें समझ में आई। एरर किस पार्ट में वो तो आपको एटलीस्ट पता चल ही गया, इसके आगे हमारी ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आपको एरर एक बार पकड़ में आ जाए किस पार्ट में एरर है, सेंस बनने लगे, थोड़ा थोड़ा सेंस बनने लगे, एग्जैक्ट एरर आपको इंप्रूवमेंट में खुद ही से मिल जाएगी। बाकी आपको एरर डिटेक्शन में एटलीस्ट आइडिया लगना चाहिए कि किस पार्ट में एरर है।
एग्जैक्ट आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेशन जब स्टार्ट होगा उसमें आपको बिल्कुल कंफर्म चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वो हर पॉसिबिलिटी को आपके ऑप्शंस में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में नहीं देगा, ठीक है, वो अगर देगा तो फिर एक ऑप्शन ऐसा देगा कि ए एंड बी ऑल्सो, ठीक है, तो दो अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको चीज़ें एकदम एक्यूरेट जो होंगी वही मिलेंगी, दो ऑप्शंस करेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो 31st में क्या है, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। क्या करेक्शन होना चाहिए? आप बोलोगे सर जो फॉर्चुनेट नहीं होगा भाई, फॉर्चुनेटली करेक्ट है, फॉर्चुनेटली करेक्ट है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये यहाँ पर वर्क क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट। बच्चे ने बोला अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली से जरा एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसका मीनिंग निकले। देखो क्या मीनिंग निकल रहा है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम, रोस्ट्रम मतलब वो भीड़ वाली जगह पर, व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, जब वहां पर बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो भाग्यवश वहां पर नहीं था या फिर अभाग्यवश, तो आप बोलोगे भाग्यवश है ना, अभाग्यवश नहीं, अनफॉर्चुनेटली इसको नहीं करोगे। यहाँ पर फॉर्चुनेटली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये पूरे फ्रेज की, पूरे सेंटेंस की विशेषता बतला रहा है, तो आप बोलोगे सर पूरे सेंटेंस की जब विशेषता बताता है तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में रखते हैं, बीच में नहीं रखते हैं, तो आप क्या बोलोगे, Fortunately, he was not present on the rostrum when the bomb exploded. जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो वो कहाँ पर था, he was not present। तो ये पूरे सेंटेंस की विशेषता है, इसलिए फॉर्चुनेटली आपका पहले आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को करेक्टली। 32nd पे आ जाओ। 32nd का आंसर क्या होगा, आई एडवाइज्ड माई सन टू एंगेज 2 coolies इंस्टेड ऑफ 1 बिकॉज द लगेज वॉज टू मच हैवी फॉर ए सिंगल कुली। तो यहाँ पर ये हैवी है यानी एडजेक्टिव है, तो टू मच की जगह पर क्या हो जाएगा, मच टू हो जाएगा। ये सेंटेंस में आपको मच टू लगाना पड़ेगा और ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे क्योंकि टू का यूज नहीं हो रहा है तो टू और टू का हम लोग एक सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हो, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हो, तो टू मच की जगह पर क्या हो जाएगा, मच टू हो जाएगा, ठीक है। 32 बात समझ में आई। 33 पे आ जाओ। 33 का आंसर क्या होना चाहिए, ही वॉज सो ऑब्स्टिनेट टू एडमिट दैट ही हैड बीन रॉन्ग। वो कुछ ज्यादा ही ऑब्स्टिनेट मतलब क्या था, जिद्दी था। ही वॉज सो ऑब्स्टिनेट टू एडमिट दैट ही हैड बीन रॉन्ग। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पर करेक्शन क्या हो, 33 का करेक्शन क्या हो सकता है, ही वॉज सो ऑब्स्टिनेट टू एडमिट दैट ही हैड बीन रॉन्ग। ओके, सो ऑब्स्टिनेट टू नहीं होगा, यहां पर क्या करेक्शन हो जाएगा, टू ऑब्स्टिनेट, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, टू ऑब्स्टिनेट। देखो भाई यहां पर सो ऑब्स्टिनेट है और यहां पर इसके आगे आया टू। अब जो कंजंक्शन सो होता है वो दो तरह से यूज होता है, या तो सो एज की तरह या फिर सो दैट की तरह, ठीक है। सो के साथ टू नहीं लगता है, सो जो कंजंक्शन है इसके साथ टू का यूज नहीं होता है। सो के साथ या तो आप एज या फिर दैट। सो ऑब्स्टिनेट एज एडमिट या सो ऑब्स्टिनेट दैट हो जाता तो यहां पर ठीक होता, लेकिन यहां पर क्योंकि यहां पर टू लगा हुआ है तो इसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, टू ऑब्स्टिनेट टू। बात समझ में आ गई। 33 का क्या हो जाएगा, टू ऑब्स्टिनेट टू। चलो 34 पे आ जाओगे। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज वी कैन नॉट डिस्क्राइब। अब देखो जो सो और एज का यूज होता है ये सो करता है कंपैरिजन, ही इज सो इंटेलिजेंट एज रिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि यहां पर कंपैरिजन है, आपको कंपैरेटिव डिग्री है, कंपेयर कर रहे हो किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, सो और आप यूज करते हो एज का। लेकिन यहां पर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज यहां पर लगा है और एज के आगे उसको किससे कंपैरिजन है ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है, तो आप क्या कहोगे, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, दैट। यहां पर वो बात बता रहा है, जनरल सेंस में यूज हुआ है, सो एज नहीं होगा, यहां पर एरर है, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट हो जाएगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट। बात समझ में आ रही, सो कॉम्प्लिकेटेड दैट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके 34 का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। इसके बाद आ जाओगे 34 के बाद 35, 36, 37 और 38। चलो सभी को आंसर्स करेक्ट आंसर्स देने हैं। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, दैट बिल्कुल करेक्ट है। कुमार, दिलचंद बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर दिया 34 का। 35 पे अब सभी को आंसर देना है।
एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया, सो टॉम इज की जगह पे क्या हो जाएगा, सो इज टॉम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और इजी भी है। 36 में आ जाओ, द ईस्ट वर्ड्स विंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36 का आई होप कि आपको आंसर करेक्ट देना चाहिए। सो एज कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सो एज यूज नहीं होता है, सो एज का यूज होता है कंपैरिजन शो करने के लिए। सो कॉम्प्लिकेटेड एज के बाद अगर कोई एक और एग्जांपल दिया होता है जिससे हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी कि क्वांटम मैकेनिक्स है, तो यहाँ पर सो एज का यूज होता। लेकिन सो एज का यूज इस वजह से नहीं होगा क्योंकि कंपैरिजन के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं और वहां पर सिर्फ एक ही चीज दी हुई है। ठीक है, 35 में आपका आंसर आ गया। 36 का आंसर देना है। 36 का आंसर क्या होगा, द ईस्ट वर्ड्स विंड। देखो ईस्ट वर्ड्स है, यहाँ पर ईस्ट वर्ड के बारे में थोड़ा सा आपको सीखना है। देखो ईस्ट वर्ड्स जो है ये आपका क्या है, ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, ईस्ट वर्ड्स जो है वो एडवर्ब है, जबकि ईस्ट वर्ड जो होता है ना, ईस्ट वर्ड क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ईस्ट वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, ईस्ट वर्ड्स एडवर्ब होता है। नॉर्थ वर्ड एडजेक्टिव होगा, नॉर्थ वर्ड्स क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट वर्ड्स, नॉर्थ वर्ड्स, वेस्ट वर्ड्स, ठीक है, वेस्ट वर्ड हो जाएगा। इसी तरह से जो भी साइड है, साइड के बाद वर्ड लगता है तो आप एडजेक्टिव लगाओगे, अगर एस लग जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो 36 में आपने देखो एस लगाया हुआ है, यानी कि ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, यहां पर आप देखो क्या है, विंड है। विंड क्या है, नाउन है। अगर नाउन है तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो यहाँ पे एडवर्ब का हमें कोई यूज नहीं करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है किसका, यहाँ पर यूज चाहिए हमें एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के लिए क्या करोगे, एस को हटा दोगे। विंड है, यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो नाउन की तरह अगर यूज हो रहा है तो ईस्ट वर्ड आएगा। बात समझ में आ रही, यहाँ पर बात सभी को समझ में आ रही। 36 को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ईस्ट वर्डली जैसा कुछ नहीं होता है भाई, ईस्ट वर्डली नहीं बनाना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ईस्ट वर्ड यानी कि डायरेक्शन आप बता रहे हो, तो डायरेक्शन को जब हम लोगों को एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज होना है तो कैसे, ईस्ट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, ईस्ट वर्ड्स जो है वो एडवर्ब है। तो एडवर्ब की जगह यूज करना है। जब भी हमें वर्ब या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे होगे वहां पर आप क्या करोगे, ईस्ट वर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर नाउन यूज कर रहे हो, तो मैंने बताया नाउन प्रोनाउन के केस में आपको हमेशा एडजेक्टिव ही यूज करना होता है। स्टार्टिंग में 4 आपको मैंने याद कराए थे जो नाउन प्रोनाउन की जगह पे एडवर्ब का भी यूज कर सकते हो। बाकी आपको कहीं पर भी नाउन और प्रोनाउन के लिए एडवर्ब नहीं आएगा। तो नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, ईस्ट वर्ड। बात समझ में आ गई। चलो 37 का आंसर दोगे, नॉट ओनली वी लॉस्ट व्हाट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल बट वी लॉस्ट आवर पेशेंस। ठीक है, इस पे देखो क्या होगा, देखो भी बट ऑल्सो तक आपको पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, बट आपको बट ऑल्सो तक पढ़ना नहीं था। क्यों नहीं पढ़ना था, मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने आपको इन्वर्जन के लिए कुछ रूल्स बताए थे। इन्वर्जन के लिए मैंने आपको रूल्स बताए थे, नॉट ओनली, जब भी आपको नॉट ओनली मिलेगा वहां पर आपका इन्वर्जन होता है। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी थी, वो नॉट ओनली से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्या होता है, इन्वर्जन। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसी वजह से मैंने इसको यूज किया था। और आपके लिए यहाँ पर एक सेंटेंस एंड में, क्योंकि आप एंड तक जाते जाते आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है और आप चीजों को भूलने भी लगते हो, इस वजह से यहाँ पर एक सेंटेंस रखा, नॉट ओनली वी लॉस्ट। तो यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ओनली वी लॉस्ट, यानी कि पास्ट में नहीं होगा, नॉट ओनली डिड वी लॉस्ट। ठीक है, नॉट ओनली डिड वी हो जाएगा, वी लॉस्ट की जगह पर आप इसको क्या करोगे, यहां पर डिड का आप यूज पहले करोगे। ठीक है, डिड वी हो जाएगा, नॉट ओनली वी लॉस्ट की जगह पे नॉट ओनली वी लूज। ठीक है, तो डिड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, यहां पर ही एरर है, इसी को आपको पढ़ना था। आगे का सेंटेंस करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नॉट ओनली डिड वी, बात समझ में आ रही है, नॉट ओनली डिड वी लूज। ठीक है, सभी को अब समझ में आ गया, करेक्ट पार्ट समझ में आया। 37 में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। 38 पे आ जाओगे, ही इज लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। वो क्या है, एक लिंग्विस्ट है, तो क्या करता रहता है, क्या कोशिश करता है, एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट, ही इज लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज
यहाँ पर बट ऑल्सो होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, बट ऑल्सो होना चाहिए, बट ऑल्सो तक बिल्कुल करेक्ट बात है, बट ऑल्सो का यूज़ होना चाहिए, बट यहाँ पर आई थिंक हाँ बट ऑल्सो का यूज़ होना चाहिए, वो टाइपिंग एरर है। बट मैं ये चीज़ बताना चाह रहा था कि आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना था, ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग थोड़ा एडवर्ब में बता रहे थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। ही इज लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट, क्या करेक्ट होना चाहिए? ही इज अ लिंग्विस्ट होना चाहिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ए होना चाहिए, ए अगर मिसिंग है तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ए लिंग्विस्ट होना चाहिए, ये इस पार्ट में एरर है, इसमें फर्स्ट पार्ट में ही है, इसमें आर्टिकल मिसिंग है, ठीक है। ही इज अ लिंग्विस्ट, वो क्या है? एक क्या है? लिंग्विस्ट है, लैंग्वेज का जानकार है। लिंग्विस्ट आपका नाउन है, नाउन के पहले आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अ लिंग्विस्ट आएगा, यहाँ पर इसमें पार्ट में एरर है, ठीक है। ओके बाकी इसमें सेंटेंस सही है। यहाँ पर ए जो है ये कैसा है? इनकम्प्लीट है, इस जगह पर आपको एरर है, इस जगह पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। 38 हो गया, इसके बाद आ जाएंगे 39 और 40 और इसके बाद आएगा 41, ठीक है। चलो यहाँ पर आज आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। 38 क्वेश्चन के बाद आ गया है 39 क्वेश्चन, इस पे आपको ध्यान से पढ़ना है और सभी लोगों को करेक्ट आंसर करना है, ठीक है। 39 क्वेश्चन से आपको करेक्ट आंसर्स देने हैं। देखो इसमें 38 में आई थिंक इसमें एक और भी एरर है। ही इज ए लिंग्विस्ट, ठीक है, वो एक लिंग्विस्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर सेंस आना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राइज, तो ये किसी और के बारे में तो बात हो नहीं रही है, इसमें दो एरर्स हैं, इसी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। इसमें ए लिंग्विस्ट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एंड ऑलवेज ट्राइज की जगह पर सो ही ऑलवेज ट्राइज होना चाहिए, ठीक है। देखो क्योंकि ये बात किसकी हो रही है? अ लिंग्विस्ट की बात हो रही, एक व्यक्ति की बात हो रही जो क्या है? लैंग्वेज का जानकार है। तो इस वजह से वो क्या करता है? सबको हेल्प करता है प्रोनाउंस करने में, करेक्ट वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ही इज अ लिंग्विस्ट सो ही ऑलवेज ट्राइज, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? सो ही होना चाहिए। यहाँ पर एंड जो ये कंजंक्शन है ना, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। एंड कंजंक्शन नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन क्या होना चाहिए? सो ही ऑलवेज ट्राइज। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये भी एक एरर है, मुझे ऐसा लग रहा है ये भी एक पार्ट में एरर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको देखना है इस चीज को, थोड़ा सा वर्कआउट करना है इस चीज पे। 39 पे आ जाओगे, 39 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर्स। तो आप क्या बोलोगे? देखो भाई आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये कुछ फ्रेजेस होते हैं, जैसे इज एडिक्टेड टू, जैसे इज एडिक्टेड टू अगर आपका आया है, इज एडिक्टेड टू है, तो इज एडिक्टेड टू के बाद क्या होती है? आपकी आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको इस तरह की कुछ लग रहा है कि टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इन्फिनिटिव होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कुछ फ्रेजेस हैं जिनके आगे आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे कि इज एडिक्टेड टू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। चलो 39 का क्वेश्चन आपका आंसर सभी बच्चों का आ गया है। क्या आंसर आएगा? मच कंटेंटेड नहीं, वेरी कंटेंटेड, ठीक है। कुछ ही तो आपके एक्सेप्शंस हैं, आपको कुछ ही एक्सेप्शंस तो याद करने के लिए मैंने बोले हैं। आपको क्या करना है? कुछ एक्सेप्शंस को याद रखना है, ठीक है। ओके एक सेकंड का आप मेरे को टाइम दोगे, मैं आपको एक बार पूरी चीज़ें फिर से दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद भी हों। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ आपको एक्सेप्शंस हैं जिन्हें याद रखना है। वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी कंटेंटेड, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन्हें आपको याद रखना है। वेरी कंटेंटेड करेक्ट होगा, ना कि
मच कंटेंटेड, ठीक है। वेरी टायर्ड सही होगा, ना कि मच टायर्ड। वेरी ड्रंक सही होगा, ना कि मच ड्रंक। या फिर वेरी प्लीज्ड सही होगा, ना कि मच प्लीज्ड, ठीक है। तो कुछ आपको वर्ब्स हैं जिनको याद रखना है। तो बीइंग मच कंटेंटेड की जगह करेक्शन क्या हो जाएगा, बीइंग वेरी कंटेंटेड, ठीक है। चलो ये भी आपको करेक्ट हुआ। 40th का आंसर क्या आएगा, व्हेन आस्क्ड ही टुक टी एंड सेड इट टेस्टेड स्वीटली। तो इट टेस्टेड स्वीटली नहीं होगा, यहाँ पर करेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर होगा टेस्टेड स्वीट, स्वीटली नहीं होगा। कैसा टेस्ट किया उसने, स्वीट टेस्ट किया, स्वीट मीठा स्वाद था, ठीक है। स्वीट है उसको एलवाई लगा करके आपको चीजें नहीं करनी। चलो 41st पे आ जाओगे। 41st का आंसर क्या हो जाएगा, I liked that opportune moment where the workers proved their might to take on company and came out victoriously। करेक्शन क्या होना चाहिए भाई, I liked that opportune moment, I liked that opportune moment where the workers proved their might to take on the company and came out victoriously। क्या होना चाहिए करेक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, फटाफट सभी के आंसर्स आने चाहिए। चलो सभी के आंसर्स आ गए हैं। मूवमेंट की बात हुई है तो सर वेयर नहीं आएगा, वेन आएगा। चलो दो क्वेश्चंस रिपीटेड थे बट दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। स्वीटली नहीं होता है, स्वीट होता है। आप जब भी इसको टेस्ट कैसा आया, स्वीट आया है, एडवर्ब की तरह यूज करोगे तो स्वीटली नहीं बनाते हम लोग, इसको स्वीट ही रखते हैं। देखो इसके लिए एक चीज आप ऐसे याद रखो, इसको स्वीटली भी होता है, ऐसा नहीं है कि स्वीटली होता नहीं है। जितनी भी सेंसेशन वर्ब्स होती हैं, जितनी भी सेंसेशन की वर्ब होती है, जितनी भी आप चीज़ों को फील करते हो ना, जितनी भी वर्ब्स को आप फील करते हो, तो इन वर्ब्स की जब आप विशेषता बताते हो ना, जैसे फीलिंग हुआ, टेस्ट हुआ, तो इन वर्ब्स के आगे आप एडजेक्टिव को प्रेफर करते हो यूज करना, ठीक है। तो स्वीटली नहीं, यहाँ पर आएगा स्वीट। बात समझ रहे हो। जिन भी बच्चों ने पूछा, हाँ भाई ये बिल्कुल काफ़ी है, इसके आगे आपको जितना भी आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, बट ये एनफ है, ठीक है। जितनी भी सेंसेशन वर्ब होती हैं, जितनी भी फील करने वाली वर्ब्स होती हैं, उनके आगे आप एडजेक्टिव का यूज़ करते हो, एडवर्ब का यूज़ वहाँ पर नहीं करते हो। जैसे कि फील करना, टेस्ट करना, इस तरह की जितनी स्मेल करना है ना, जितनी भी सेंस करते हो आप, जितनी भी चीज़ों को सेंसेशन वर्ब्स होती हैं, उनके आगे एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आपको याद रखना है। 40th क्वेश्चन में आपका आंसर आ गया। चलो सभी को बात समझ में आ गई। 41 क्वेश्चन सभी के करेक्ट हैं, सभी लोगों को आंसर करना है अपने क्वेश्चंस, कितने उनके करेक्ट हुए, कितने उन्होंने कितना चीज़ें नहीं सीखी, और कमेंट आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको चीज़ें बतानी है, आपको क्लासेस कैसे लगी, पसंद आई। देखो प्रिपरेशन के लिए अब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपको, ताकि अच्छा सा एक कंटेंट दूँ। प्रिपरेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है। मैं बिल्कुल प्रोवाइड करता हूँ PDF। भाई देखो PDF आपको क्लास के थोड़ी देर बाद मिलती है, तुरंत नहीं मिलती है। डाउनलोड का ऑप्शन तुरंत नहीं मिलेगा क्योंकि लाइव स्ट्रीम होता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। 2-3 घंटे आपको वेट करना, 4 घंटे, और शाम तक आप देखोगे तो ये लेक्चर डाउनलोड का ऑप्शन उसमें रेडी होगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करो और डाउनलोड करके आराम से देखो घर पे जब भी आपको टाइम मिले। ओके गाइज, चलो तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास किसकी होनी चाहिए, कौन सा आपको टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स पे क्या वीडियो बनाना चाहिए, क्वेश्चन टैग हो गया, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्वर्जन पे बेस्ड एरर्स हो गई, क्या इस पर एरर्स बनानी चाहिए, इस तरह के आपको चीज़ें मेरे को बतानी है, थोड़ा सजेस्ट करना है कि और क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसके बाद वर्ब, ये जितने भी आप बोल रहे हो कि वोकैब के सेशंस, एडियम फ्रेजेस, तो ये आपको अभी जैसे प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर्स, ये 25 एरर, 25 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और इसी तरह से करके वोकैब, फ्रेजेस, और ये सभी उसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सभी उसी में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और लगभग आप डेली 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सेशन कितने दिन चलेगा वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, बट जब भी स्टार्ट होगा उसके बाद जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक वो सेशन चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से करने वाले हैं। आपको क्या करना है, मेरे को बताना है कि क्या कैसे आपको लग रहा है, क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आपको थम्स अप करना है। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा 1-2 सेकंड का आपको टाइम लेना है, बताना है मुझे कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, और बाकी चीज़ें भी आपको कमेंट करनी, ठीक है। कुछ सजेशन है तो उसको भी आप कमेंट करो, कुछ अगर आपको गलत लगता है तो वो भी चीज़ें आप मुझे बताओगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।